तो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल SR टीच में। तो मैं आपके लिए इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें अपन बात कर लेते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं। अर्थशास्त्र अध्याय 1 कक्षा 12वीं, जिसमें मैंने आपको अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय तक क्वेश्चन बताए थे। जो भी मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मैं आपको शाब्दिक भाषा में, मतलब जो भी अपनी सिंपल भाषा है उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आगे की क्वेश्चनों की। ये आपकी सेकंड पार्ट है वीडियो का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मैं आपको ये सब्जेक्ट पूरी इतनी पक्की याद करा दूंगा कि आप फाइनल पेपर तक आते आते आप इसमें से 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं, अगर आपकी हिंदी सही है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 15वें की। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं आपको शिवलाल अग्रवाल में से पढ़ा रहा हूं, तो आप उसमें से आप कुंजी में से भी देख सकते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, यह आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, एक ये तो बनता ही बनता है, इसके अलावा एक बनता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व, एक बनता है समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व। ये आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व हो जाते हैं इधर वाले, और ये आपके समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व हो जाते हैं। इनको ही महत्व कहते हैं और यही अंतर में दिए हुए हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन करता है। ठीक है फ्रेंड, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, आप वो अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन करता है, मतलब छोटी चीजों का। जैसे कि आप समझ सकते हैं, किसी वस्तु की कीमत का अध्ययन कर सकता है, वो वस्तु किस चीज से बन रही है उसके साधन का अध्ययन कर सकता है। और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करती है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा अर्थशास्त्र है, मैंने पहले भी आपको बताया है। इसमें वस्तुओं की कीमत, मतलब वस्तु की कीमत क्या है उसका अध्ययन, उत्पादन मतलब वस्तु जिस चीज से उत्पादित हो रही है, मतलब उसके साधन की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, मैंने बताया था, ये इसमें राज्य की जो भी आय है, कुल निवेश है, व्यक्तिगत राष्ट्र की पूरी आय, इसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को गुणों में विभाजित करने की क्रिया संपन्न होती है। मतलब जो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग आएगा, जैसे किसी चीज की कीमत आई, उसको टुकड़ों में विभाजित करने की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। जैसे कोई कीमत आई, उसको टुकड़ों में विभाजित करने की संपन्न होती है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इस पॉइंट की। तो समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण योग लिया जाता है, इसमें टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे की, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटी अर्थशास्त्र, वही मैंने बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य विषय, मतलब इसका मुख्य विषय जो है ना, कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। मैंने पहले ही बताया था आपको, जैसे कि आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, इसमें वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत, कीमतों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका ये सिद्धांत है। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय आय, कुल निवेश, रोजगार का विश्लेषण करना है। इसका मतलब बड़ी चीजों का विश्लेषण करना है। ठीक है, सिद्धांत भी बोल सकते हैं उसको ही विश्लेषण। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपन पांचवें पॉइंट की, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों
उद्योगों व उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा अर्थशास्त्र है, ठीक है। इसमें अगर व्यक्तिगत फर्म हो, मतलब छोटी आप दुकान ले सकते हैं, फर्म को दुकान बोले, ठीक है। जैसे मार्केट में बहुत सारी दुकान रहती हैं। उद्योग तो आप जानते ही होंगे, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग जो भी रहते हैं। उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव, जैसे किसी चीज़ को उत्पादन करता है आप, जैसे कि सोयाबीन को उत्पादन करते हैं आप, कृषि जो रहती है ना, कृषक लोग सोयाबीन का उत्पादन करते हैं, उसमें अगर लागत ज़्यादा आ रही है तो उसकी भी उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद या आर्थिक तेजी की व्याख्या करता है। उतार चढ़ाव आर्थिक मतलब ये बड़े स्तर पर उतार चढ़ाव की, आर्थिक मंदी की व्याख्या करता है। जैसे देश में मंदी का दौर चल रहा है तो उसकी व्याख्या कर सकता है। आर्थिक मंदी यानी पैसा से संबंधित मंदी, आर्थिक यानी स्थिति, वित्तीय, इसको आप बोल सकते हैं पैसे की मंदी, मतलब कि अपना देश घाटे में जा रहा है, इसको आर्थिक मंदी बोल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका परीक्षा अध्ययन में से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में भेद को स्पष्ट कीजिए, मतलब भेद यानी वही अंतर पूछ रहा है ये भी। तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसका आंसर आपका दिया हुआ है। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो आप समझिए, जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्र सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध, जैसे कि बाजार में मतलब केंद्र की जो सत्ता रहती है वो पूरा क्रियाकलाप बनाती है। बाजार कैसे, मतलब हर चीज कैसे चलाना है उसके बारे में। और बाजार क्या होता है? बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार करता है। जैसे कि बाजार एक छोटी चीज है, केंद्रीकृत मतलब बड़ी सरकार पूरे देश को चला रही है, वो अपनी योजना के साथ चला रही है, ठीक है। बाजार में स्वयं मतलब बाजार की स्थिति को देख के क्रियाकलाप बनते हैं, ठीक है। बाजार की जो स्थिति होगी, बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलाप का निर्धारण बाजार की स्थिति को देख के किया जाता है। जैसे कि बाजार अभी तेज चल रहा है, जैसे कि आप कोई वस्तु ले आए, उसकी डिमांड बाजार में ज़्यादा है तो आप उसको महंगी भी बेचोगे तो भी आपकी बिकेगी। तो ये आपकी एक बाजार की स्थिति को देख के आपका क्रियाकलाप निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है आपका, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व बाधित होता है। उपभोक्ता यानी खरीदने वाला, उसका प्रभुत्व बाधित होता है। प्रभुत्व यानी वो कुछ भी डिमांड नहीं कर सकता, और इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार वस्तु को खरीदेगा कि मुझे ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी लग रही है तो ये खरीद सकता हूँ। इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व बाधित नहीं होता और इसमें होता है, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हो प्रभुत्व क्या होता है? अपना अधिकार जताना, प्रभुत्व, ठीक है। इसके बाद है अपना अगला, इसमें उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें उत्पादन समाज के कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है और इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब बाजार में जो उत्पादन या किसी भी वस्तु को बेचेंगे बाजार में लाकर, तो उसमें अपना लाभ कमाने के लिए किया जाएगा। और इसमें जो उत्पादन किया जाता है ना, वो समाज के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, इसमें उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है। इसमें जो उत्पादन कारक रहते हैं उसमें सरकारी स्वामित्व रहता है, सरकार का अधिकार रहता है। और इसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व रहता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को उत्पादन करेंगे तो उस पर अपना ही अधिकार रहेगा। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा ऐसे, आपका समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन याद करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, ठीक है। तो पहले अपन को पॉइंट पढ़ना पड़ेगा।
तो पहला आपका पॉइंट है संरचना की भ्रांति। भ्रांति यानी होता है किसी चीज का संदेह करना, संदेह को बोलते हैं भ्रांति। भ्रांति एक हिंदी भाषा में है लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ रहता है संदेह। ठीक है, तो अपन इसका आगे पढ़ेंगे। समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण में संरचना की भ्रांति रहती है। मतलब समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण में किसी चीज समष्टिगत का विश्लेषण करते हैं, उसमें संरचना की भ्रांति मतलब संदेह रहता है, बिल्कुल स्पष्ट वो संरचना नहीं होती उसकी। अर्थात कुल आर्थिक व्यवहार व्यक्तिगत क्रियाओं का कुल जोड़ होता है। ठीक है, परंतु यह अनिवार्य नहीं है कि जो बात व्यक्ति के लिए सत्य है वह समस्त अर्थव्यवस्था के लिए भी सही होगी। वही मैंने बताया था आपका, भ्रांति यानी संदेह रहता है। उन्हें संदेह है कि जो व्यक्ति के लिए सत्य है वो अर्थव्यवस्था के लिए सही है या गलत। ठीक है, इसके बाद है आपका अगला पॉइंट, व्यक्तिगत अंतरों की अवहेलना। ठीक है, इसमें है व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत अंतरों की अवहेलना करता है। व्यापक यानी बड़ा जो अर्थशास्त्र रहता है, व्यापक यानी होता है बड़ा, व्यक्तिगत अंतरों की अवहेलना करना यानी किसी चीज को टाल देना या उसको नकार देना। ठीक है, जैसे सामान्य कीमत स्तर के स्तर रहने पर भी खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और निर्धन लोग के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं। व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत समग्र का विवेचन करते समय इसके घटकों की बनावट प्रक्रिया और ढांचे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, इसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट, समूह में परस्पर संबंध की अवहेलना। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, मतलब ये प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार इन्हें परिभाषा दी है के अनुसार समूह बनाने वाले तत्व इस प्रकार नहीं होने चाहिए कि उनमें संबंध ही ना हो। जैसे 6 सेव प्लस 7 सेव बराबर 13 सेव का एक सार्थक समूह है। 6 सेब प्लस 7 संतरे बराबर 13 फल भी कुल सीमा तक सार्थक हैं, परंतु 6 सेब 7 मकानों का समूह निश्चित ही निरंतर समूह है। यदि इसी प्रकार के, इस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हैं, आपको इसमें से 4 पॉइंट करने हैं, कोई से भी कर लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है फ्रेंड्स। इन पॉइंटों को आप आपकी भाषा में समझकर याद कर सकते हैं। इसके बाद अपन अगले चैप्टर को मैं बिल्कुल आपको सही और 2 पार्टों में उसकी वीडियो लेके आऊँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इसलिए आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर